मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर से ये एमसीक्यूज़ आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। जो क्वांटिटी होती है किसी भी मैटर की जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अगर मैं किसी टेबल की बात करता हूँ, पर्टिकुलरली कोई एक टेबल हमारे घर में रखी हुई है, तो वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अगर मैं उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करता हूँ कि आप उसको कैसे बताएंगे कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, या आपके पास कोई एक बॉक्स है जो कि शुगर के पार्टिकल से फिलअप किया गया है, तो आप कैसे बताएंगे कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है? बाई वेट। आप उसका वेट देखेंगे, आप उसका मास देखेंगे, वेट नहीं देखेंगे, मास देखेंगे कि वो कितने केजी में है। पर्टिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो डिफाइन कराता है क्वांटिटी ऑफ मैटर को। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ मैटर। इनमें से कौन एक मैटर नहीं है? ऑप्शंस आर फीलिंग हॉट, ह्यूमिडिटी, स्मोक एंड वाटर। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं वाटर की बात करता हूँ बच्चों, वाटर में होता है H2O, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। और मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका मतलब ये एक मैटर है क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसका अपना पर्टिकुलर एक मास होता है। बात करें अगर स्मोक की, स्मोक का मतलब क्या हुआ? उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, डस्ट टाइप पार्टिकल्स होंगे, धुआं जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो बेसिकली वो भी क्या करती है? एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो वो भी एक मैटर के अंदर कंसिडर होगा। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया? मॉइस्चर। मॉइस्चर भी क्या करता है? पानी के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है और मैनी गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो बेसिकली ये भी एक क्या होगा? मैटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीलिंग हॉट की, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये कोई भी एक मैटर नहीं होता। ये बेसिकली क्या है? सेंसेस होती हैं हमारी, जिसकी वजह से हमें कूलिंग या हीटिंग का इफेक्ट फील होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अंडरगो डिफ्यूजन मोस्ट रेडिली। इनमें से कौन सी गैस बहुत तेजी के साथ डिफ्यूजन में जाएगी? नंबर 1 इज LPG, 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, 3rd इज हाइड्रोजन एंड द 4th इज नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत तेजी के साथ रेडिली डिफ्यूजन के अंदर जाता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट है। यानी लाइट एयर गैस जो होती हैं वेट में, जिनका वेट सबसे कम होता है, वो डिफ्यूजन को सबसे ज़्यादा फास्ट दिखाती हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो H2 है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 है, नाइट्रोजन आपका N2 है, और जो LPG है वो कॉम्बिनेशन है मीथेन गैस का, इथेन गैस का, ब्यूटेन गैस का। उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो जो गैस वेट में सबसे ज़्यादा लाइट होती है उसी का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। So the question number 4 is which of the following indicates the relative randomness of particles in 3 states of matter। आपके पास सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है और गैस स्टेट होती है। तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस के बारे में पूछा है, और रैंडमनेस का बच्चों मतलब होता है अनसर्टेनिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी, कि इनमें से किसके मॉलिक्यूल, किसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट में होंगे, सबसे ज़्यादा मोशन दिखाई देगा किसके पार्टिकल्स के बीच। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स हाईली अट्रैक्शन फोर्सेस से बंधे हुए होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा और कम हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, जिसकी वजह से पार्टिकल्स रैंडमनेस में सबसे ज़्यादा आते हैं गैस के, फिर उसके बाद होता है लिक्विड के, फिर उसके बाद होते हैं सॉलिड के। सो द 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स यानी कि KMnO4 is the potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that after some time whole water has turned pink is due to the number 1 option is boiling, 2 is melting of the potassium permanganate crystals, 3rd is sublimation and the 4th is diffusion। तो ये NCERT में आपकी एक्टिविटी भी गिवन है कि पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं वो तो डार्क पिंक कलर का होता है। जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर में ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल डार्क पिंक कलर का एक सॉल्यूशन बना देते हैं। रीजन बिहाइंड दिस डिफ्यूजन, बेसिकली पार्टिकल्स जैसे ही पानी के अंदर पहुंचते हैं तो वो क्या कर देते हैं? अपने कलर को डिफ्यूज कर देते हैं। वो डिफ्यूज हो जाते हैं इस बीकर के अंदर, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बीकर पिंक कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट व्हेन अ टीस्पून सॉलिड शुगर इज डिसॉल्व्ड इन अ ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर, व्हाट फेज और फेज आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग।
नंबर 1 इज लिक्विड, नंबर 2 इज स्टिल सॉलिड एंड लिक्विड, नंबर 3 सॉलिड ओनली एंड द नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। बेसिकली कहा है कि आपके पास एक ग्लास है, आपने इस ग्लास के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स डाले हैं शुगर के, तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे ही शुगर के पार्टिकल्स ग्लास के अंदर पहुंचेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो सारा का सारा लिक्विड बना रह जाता है, या उसके अंदर अभी भी सॉलिड के पार्टिकल्स पड़े हैं और लिक्विड भी है, या खाली सॉलिड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जब हम चीनी को या शुगर को डिसॉल्व करा देते हैं किसी ग्लास के अंदर, पानी के अंदर, तो वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है और हमें ग्लास के अंदर मिलता है केवल लिक्विड। तो बेसिकली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर। जितनी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती हैं उनके पास टेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ मिक्स करने की। दिस फिनोमिना इज नोन एज, उस फिनोमिना का नाम हमसे पूछा है कि केमिकल रिएक्शन होगा, इफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा या फिर एक्सप्लोजन होगा। तो बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है और मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, हमने इन दोनों को लीकेज कर दिया। लीकेज करने का मतलब है इनको किसी वेजल के अंदर डाल करके, वेजल के अंदर मैंने इन दोनों को फिल कर दिया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। अगर ये आपस में मिक्स हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरनली कनेक्ट हो जाएंगी, तो हमें उन दोनों को सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में हम ये कहते हैं कि गैसेस का क्या हो चुका है, डिफ्यूजन हो चुका है, क्योंकि गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं, फैल चुकी हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन हियर चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू। तो पी है एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीद ऑक्सीजन इनसाइड वाटर, और क्यू गिवन है गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू वाटर। तो ऑप्शन पी की अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट की, तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ओशन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी के थ्रू ब्रीद करते हैं, उसी को इनहेल करते हैं। और क्यू स्टेटमेंट कह रहा है कि गैसेज कैन डिफ्यूज इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारी गैसेज पानी के अंदर, ऑलमोस्ट गैसेज क्या हो सकती हैं, आराम से डिजोल्व हो सकती हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ऑप्शन पी और क्यू सही तो हैं, और साथ के साथ ये भी कह रहा है कि क्यू एक्सप्लेन्स पी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं वो बेसिकली लिक्विड के अंदर क्या है, डिजोल्व हो रखी है पहले से ही, वो डिजोल्व क्या है, आसानी से पानी के अंदर डिजोल्व हुई हुई गैस है जिसको वो एब्जॉर्व कर रहे हैं या ब्रीद में, रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 9 is given that the force that binds the particles of matter together is known as। कौन सा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखता है। मान लो ये सारा किसी मैटर के पार्टिकल हैं, हमने इस वेजल के अंदर इनको डाला हुआ है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में काम कर रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्पेस जो होगा वो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज which among the following pairs of substances has strong intermolecular force of attraction। इनमें से कौन से सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा। तो पहला जो आपके पास पेयर है दैट इज ब्रोमीन एंड मरकरी। बच्चों ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और मरकरी का सिंबल होता है Hg। अगला आ गया पेयर गैलियम एंड ब्रोमीन। गैलियम होता है Ga और ब्रोमीन आपका अगेन Br। थर्ड वन इज ब्रोमीन एंड सोडियम। तो ब्रोमीन का तो Br हो गया और सोडियम का Na हो गया। एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम, तो Ca एंड द पोटेशियम इज K। तो ये सिंबल्स हैं आपके इन एलिमेंट्स के। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होंगे। तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्रोमीन होती है वो गैसियस स्टेट में होती है और जो मरकरी होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो मैं यहाँ सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्रोमीन के लिए गैस, मरकरी के लिए लिक्विड। गैलियम जो है बेसिकली ये आपका दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड और गैसियस, क्योंकि ये एक बेसिकली नॉन मेटालॉइड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये मैं कंसीडर करता हूँ इसको सॉलिड की कैटेगरी में, सेमी सॉलिड होते हैं बेसिकली ये। ब्रोमीन हमारा गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट वन अगेन गैस और सोडियम हमारा सॉलिड होता है, कैल्शियम हमारा सॉलिड होता है और पोटेशियम भी हमारा सॉलिड होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पेयर में सबसे ज़्यादा होंगे। पेयर की बात करिए बच्चों, यहाँ पे पेयर गैस और लिक्विड का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर पेयर सॉलिड और गैस का है, तो सॉलिड में तो ज़्यादा है लेकिन गैस में कम है, तो पेयर खराब हो गया। अगेन गैस और सॉलिड का पेयर है तो पूरा पेयर खराब हो गया। लास्ट हमारे पास बचता है पेयर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। तो
तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द हाईएस्ट इन फोर्थ ऑप्शन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज द वन इन विच इंटर पार्टिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इज। अब इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होती है। तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे NaCl है, ये हमारा हाइड्रोजन है H2, ये हो गया ईथर। ईथर बेसिकली इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं जब यहाँ पर एक कार्बन का ग्रुप और यहाँ पर एक कार्बन का ग्रुप कनेक्टेड होता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ये हो गई CO2। तो अब आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन बेसिकली गैस है, ईथर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड है वो एक आयोनिक लिक्विड है, आयोनिक कंपाउंड है। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मैक्सिमम। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली आयन्स से कंसिस्टेड होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नंबर 1 इज मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, नंबर 2 इज इंटर पार्टिकुलर स्पेस आर मैक्सिमम इन दी गैसियस स्टेट। तो मैक्सिमम स्पेस की बात करिए तो गैस में स्पेस तो सबसे ज़्यादा होता ही होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। थर्ड वन इज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मैटर फॉलोइंग अ जिगजैग पाथ। तो गैस के पार्टिकल्स इन ऑल दी डायरेक्शन जिगजैग पाथ में मूवमेंट के रहते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं होता, रैंडमली इधर उधर वो मूवमेंट में रहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है हमें। फोर्थ है कि सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि पार्टिकल्स अरेंज्ड इन टाइटली मैनर, इस तरीके से इसके पार्टिकल सारे अरेंज्ड होते हैं, बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है। इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि मैटर कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता नेचर में, डिस्क्रीट होता है, टूटता रहता है बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 इज मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। मिनिमम स्पेस किसके पार्टिकल्स के बीच में होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड के साथ और गैस के पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकुलर स्पेस होता है मैक्सिमम। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 इज गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स पोजेस ओनली वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब बच्चों होता है जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं किसी सॉलिड के, चलिए हमने ये पार्टिकल्स बना दिए, ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक चीज़ है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूवमेंट में नहीं आ सकते, केवल अपनी पोजीशन के दोनों तरफ हिल सकते हैं। एक जगह बैठे बैठे राइट और लेफ्ट में हल्के हल्के वाइब्रेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। बिल्कुल ठीक बात है, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बाई फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स मतलब आपको किसी मशीन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं अगर हम अपने हाथ से मैकेनिकल फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस करें। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 3 कह रहे हैं सॉलिड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस। ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास देखो जैसे क्यूब है, अब इस क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 की 6 फेसेस में से 5 फेस हमेशा फ्री रहेंगे इसके, क्योंकि एक फेस तो हमारा चला जाएगा ग्राउंड पर, तो वो ग्राउंड वाला फेस बिजी हो जाएगा इसको रोक करके रखने के लिए, लेकिन जो बाकी के 5 फेसेस हैं वो सब फ्री रहेंगे फॉर अनदर मॉलिक्यूल्स कि उसके आसपास चारों तरफ डायरेक्शंस में हम कोई भी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट तो 1 भी हो गई, 2 भी हो गई और 4 वाली बिल्कुल ठीक है क्योंकि गैसेस आर हाईली डिफ्यूजिबल। गैसेस जो हो सकती हैं बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज हो सकती हैं, तो ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है जिसके पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट या टाइटली हेल्ड होते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, प्लाज्मा है। सॉलिड। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट ऑल लिक्विड्स हैव डिफरेंट। सारे लिक्विड्स की जो डेंसिटी है, ऑप्शन है हमारे पास डेंसिटी, विस्कोसिटी, सोल्यूबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी देखो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम,
सोल्यूबिलिटी होती है किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल का डिसॉल्व होना। विस्कोसिटी का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा एक वाटर मेरे पास है और एक मैंने कहा हनी मेरे पास है, शहद, तो दोनों में से जो गाढ़ा है दैट इज हनी, इसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो गाढ़ा है। विस्कोसिटी का मतलब होता है हिंदी में श्यानता, या इसको गाढ़ापन भी हम इसे बोलते हैं। तो विस्कोसिटी शहद की ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है वो मैटर टू मैटर, यानी लिक्विड टू लिक्विड ये वेरी करेंगे, लिक्विड टू लिक्विड वेरी करेंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेज ऑफ मैटर वुड यू एक्सपेक्ट कंपाउंड एल्कोहल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो अल्कोहल यानी कि दारू की बात कर रहे हैं बच्चों, शराब की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल सॉलिड तो नहीं होती, ना गैस होती, ना प्लाज्मा होती। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दो अदर स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर देखी गई थी, जिनमें से सॉलिड लिक्विड गैस को हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें साथ के साथ प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अल्कोहल की बात करी गई है। अल्कोहल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें से किसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है। ऑप्शन 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ब्रोमीन आपके पास गैस है, ये लिक्विड है, आयनिक कंपाउंड है, बेसिकली एक्वस स्टेट में हमें मिलता है। फ्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में होती है, क्लोरीन है वो भी गैसियस स्टेट में होती है। तो 3 गैस हैं आपके पास और एक लिक्विड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, लिक्विड में होगा एज कंपेयर टू दी गैसेस। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये थे फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग से कुछ MCQs। इन MCQs से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डिटेल में भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज सीधे सीधे MCQs ही पूछा जा सकता है। इसके आगे के नेक्स्ट MCQs हम देखेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 3 पार्ट हैं MCQs के, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि 50 to 60 MCQs कवर करा पाएँ। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी के MCQs को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।